वेलकम टू द साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आए हम मैकेनिक्स का आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो पहले मोशन की डेफिनेशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से तो हम कहेंगे वो मोशन में है। जैसे आप वॉक कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है या मोटरसाइकिल चल रही है या रोड पे मुख्तलिफ व्हीकल्स चल रही हैं, तो वो सब की सब मोशन में, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी मोशन को अब जारी रखे हुए हैं और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास रेस्ट है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपना सराउंडिंग के हिसाब से तो हम कहते हैं वो रेस्ट में है। फर्दर मोशन की दो इकसाम हैं। देखिए, काइनेमैटिक्स इज द मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और दूसरी क्या है, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है, मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी मोशन की स्टडी विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो अगर आप रेफरेंस ऑफ फोर्स से मोशन की स्टडी करेंगे तो हम उसको डायनामिक्स बोलेंगे। इस चैप्टर में हमने ज्यादा जो पढ़ना है वो काइनेमैटिक्स को पढ़ना है। और ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये दो गाड़ियां हैं, एक 60 किलोमीटर पर 60 माइल्स पर आवर से और 80 माइल पर आवर से जा रही हैं। और इसी तरह ये दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इनको वैसे हम आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं यहीं पे आपको रेलेवेंट वेलोसिटी से बता देता हूं। इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और इन दोनों की वेलोसिटी जो है, जो अपोजिट आ रही है उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, और जो सेम डायरेक्शन में जा रही है इनकी वेलोसिटीज आपस में माइनस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये देखते हैं। देखें जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स that can use to determine the position and velocities of object is in that frame। तो असल में कोऑर्डिनेट्स हैं जो पोजीशन और वेलोसिटी को बताते हैं। इसको आम जुबान में अगर मैं समझाऊं तो हम कहते हैं ये दो या तीन परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मूव रिलेटिव टू वन एंड अदर। मूव भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर कमरे में बैठे हैं तो वो कमरा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो वो गाड़ी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह आप ट्रेन में बैठे तो ट्रेन की दीवारें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो वो एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव भी कर सकते हैं। तो अगर ये देखें, अब ये एक्स, वाई और जी, इन तीन को, ब्लू, ग्रीन और रेड को आप एक्स, वाई और जी अपनी तरफ से नाम दे लें तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर यही प्लेन में होता तो ये सिर्फ दो लाइनें होती। ठीक है जी। अब देखें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज फिक्स्ड और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो फिक्स है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी तरह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखें, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये तमाम लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्यों लिखा? देखिए, घूमती हुई बॉडी की कभी भी जो होती है, आप कह सकते हैं कि घूमती हुई बॉडी का कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। जब वो जीरो ही नहीं होता तो फिर हम इसलिए जमीन को अगर बाहर किसी दूसरी स्पेस में खड़े होकर देखें तो हमें जमीन घूमती नजर आएगी। तो घूमती हुई बॉडी का तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, इसलिए जमीन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर हम जमीन पे हैं, जैसा कि इस वक्त मैं जमीन पे हूं, तो मैं इस वक्त तो जमीन की मोशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जब हम जमीन पे होंगे तो हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, और जब हम स्पेस में होंगे तो हम इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी जो बॉडी पाथ लेंथ कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल डी है, इसके यूनिट मीटर हैं, और पाथ, टोटल पाथ कवर्ड, इसका S इज इक्वल टू VT इसका फार्मूला हो सकता है। और इसी तरह
आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके सिंबल में देखें वेक्टर साइन है, मीटर इसके यूनिट डिस्टेंस की तरह ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला निकालना हो तो ये है, और अगर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्पेस में, जैसा अभी मैंने दिखाया। तो ये x1 x2 माइनस और ये y1 माइनस y2 j और z1 माइनस z2 k। अब आप ये देखें, ये आपका घर है, आपके अपने घर से स्कूल जाना है, तो ये ब्लू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या होगी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये ग्रीन लाइन ये पाथ लेंथ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगी, और रेड लाइन भी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप जरा उस डायग्राम से भी देखें तो आपको ये जो रेड लाइन है ये वाली, ये आपको समझ आएगी कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या हमेशा उससे बड़ा ही होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता। तो ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। अब हमारे पास है जी स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड का जो सिंबल है वो v है, स्पीड के जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और फार्मूला v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो आप जरा अब यहां देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर है तो इसीलिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस भी एक स्केलर है। तो आप ये देखें, इसका सिंबल v है लेकिन वेक्टर साइन के साथ, यूनिट इसके भी मीटर पर सेकेंड है डिस्टेंस विद स्पीड की तरह, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखें यहाँ पे जरा वेलोसिटी पे भी इसके फार्मूले में वेक्टर साइन है और d पर भी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। व्हेन अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक बॉडी को आप 5 इंटरवल में डिवाइड कर दें, 20-20 मिनट या 10-10 मिनट का इंटरवल दे दें आप उसको। अगर वो पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर कर रही है तो अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर, उससे अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर, तो हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब आपकी बॉडी जो चल रही है, आपकी जो गाड़ी चल रही है, वो चल रही है इक्वल या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या आप देख सकते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, अब इसको आप यूनिफॉर्म की तरह भी डिफाइन करते हैं, यानी वो कहता है अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। या यूं कह सकते हैं कि आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज, या उस बॉडी की, एक बॉडी है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रही है। तो हम जैसे आप गाड़ी को टर्न दे रहे हैं, अगर गाड़ी को टर्न देंगे तो फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी बल्कि वेरिएबल हो जाएगी। और तीसरी है द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट है, यानी एक ट्रेन को चले हुए 10 मिनट हो जाते हैं, आप कहते हैं हम तीसरे मिनट में उसका टाइम या उसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो इसको लिमिटिंग वैल्यू से फिर डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है। लिमिटिंग वैल्यू ये मैथमेटिक्स की एक टर्म है। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, जीरो के करीब चला गया लेकिन जीरो नहीं है, तो ये इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के कुछ केस हैं। देखिए, एवरेज वेलोसिटी को अगर हमने डिफाइन करना तो हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। अब इसके 2 स्पेशल केस हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बॉडी कवर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, S1 S2 S3। अब ये वाला जो T1 है ना, देखें इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी S1 ओवर T1, ये वेलोसिटी के फार्मूले से निकाली है, और ये T2 की जगह इसकी वैल्यू लगा दी, और इसी तरह T3 की जगह। अब हुआ क्या, हमने कहा कि फर्ज करें अब इंटरवल सेम हो गया, इंटरवल यानी डिस्प्लेसमेंट के जो इंटरवल थे वो सेम हो गए, तो वो सेम हो गए तो ये फार्मूला बनेगा। आप यहां पुट करके देखें, S1 S2 S3 की जगह SS पुट कर दें, और यहां भी, और उसे कॉमन ले लें। जब आप कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटरवल्स के लिए ये फार्मूला निकलेगा, और इसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो याद रखिएगा ये स्पेशल केस है किसके लिए, जब टाइम इंटरवल सेम हो जाए। और इसी तरह ये हमने किया, और हमने कहा कि ये देखें अगर टाइम इंटरवल, यही फार्मूला, यही वाला फार्मूला इस तरह लिख दिया मैंने यहाँ, ये ब्लू वाला फार्मूला यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये टाइम इंटरवल देखें T1 T2 T3, अगर अब ये स्पेशल केस है कि
टाइम इंटरवल सेम हो जाए, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम हो जाए और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहे, तो ये देखें ये फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी टी कॉमन, नीचे भी टी कॉमन, और एन इंटरवल में अगर डिवाइड किया, इसको भी एन इंटरवल में किया जा सकता है यहां, लेकिन मैंने 2 इंटरवल ही दिए, और ये भी हो सकता है, तो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा ये, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।